तो स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर और मैं हूं आपके साथ आयुष। और अब से थोड़ी देर के बाद ही इंडिया न्यूज हरियाणा सबसे बड़ा एग्जिट पोल लेकर के आने वाला है। चूंकि आज 7वें चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और इसके साथ अब इंतजार है उस एग्जिट पोल का कि आखिर आज ये जो एग्जिट पोल है वो क्या कहने वाले हैं। सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। कुछ देर में सबसे बड़ा एग्जिट पोल इंडिया न्यूज हरियाणा आप तक पहुंचाने वाला है और प्रदेश की सभी 10 सीटों का हाल इंडिया न्यूज हरियाणा आज आपको बताएगा कि इस बार ये जो 10 सीटें हैं वो किसके खाते में जा रही हैं। तो आज अब से थोड़ी देर के बाद ही आप देखेंगे कि कौन सी सीट किसके खाते में, किसके दावों में कितना दम। क्योंकि लगातार आपने देखा चुनावी कैंपेन के दौरान खूब दावे हुए, खूब सारी बातें कही गई कि इस बार जो इतनी सीटें हैं हम जीत रहे हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी उसकी तरफ से आपने देखा कि किस तरह की बातें इस पॉलिटिकल कैंपेन में रही हैं। लेकिन आज इंडिया न्यूज हरियाणा एक एक सीट का विश्लेषण भी करेगा, एक एक सीट का हाल भी आपको बताएगा और ये भी बताएगा कि बीजेपी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। गठबंधन यानी कि जो इंडिया अलायंस बनाया गया उसके खाते में कितनी सीटें हैं। कांग्रेस का कितना जादू चला है। कांग्रेस हालांकि इंडिया अलायंस के साथ ही इस बार हरियाणा में चुनाव लड़ रही थी, एक सीट आम आदमी पार्टी को गई थी। तो आज अब से थोड़ी देर के बाद ही ये सबसे बड़ा एग्जिट पोल आप इंडिया न्यूज हरियाणा पर देख सकते हैं। तो इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार एक एक सीटों का विश्लेषण भी कर रहा है। चर्चा इसके पहले आपने देखी, हमारे जो तमाम सहयोगी जो कि ग्राउंड पर भी थे, जो कि लगातार आप तक पहुंचा रहे थे इन तमाम राजनीतिक खबरों को, इन तमाम चुनावी खबरों को, उन्होंने अपने विश्लेषण को अभी आपके साथ साझा किया, बताया एक एक चीजों को बड़ी बारीकी से कि आखिर किस तरीके से इस बार का 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो किस प्रकार का रहा है, क्या रुझान देखने को मिल रहा है, ग्राउंड पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि काम कर रही थी और किस तरीके का चुनावी माहौल था, वो कितना जनता को कनेक्ट कर पाया है। ये सारा हाल आज इंडिया न्यूज हरियाणा आपको बताएगा। सबसे बड़ा एग्जिट पोल जो कि अब से थोड़ी देर के बाद ही आपकी स्क्रीन पर होगा। एक एक सीट हम आपको बताएंगे कि कहां पर कौन बढ़त बना रहा है, कौन सी सीट ऐसी है जो कि क्लियर कट दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है या कांग्रेस या इंडिया अलायंस के पक्ष में है। ये तमाम ऐसी अहम चीजें हैं जो कि लगातार हम आपको बताएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सोनल भी हैं, दो मेहमान भी हैं, हम उनके साथ भी चर्चा करेंगे। सोनल, अभी आप चर्चा कर रही थी, एक एक सीट का हाल आपने अभी बताया। 2024 से चुनाव कैसे देखा आपने? बिल्कुल आयुष, सिचुएशन दिलचस्प है। हमने तो देश की भी बात की, हमने अलग अलग राज्यों की बात की और चूंकि अब हम हरियाणा पर चर्चा कर रहे हैं तो हरियाणा की सिचुएशन को अगर हम देखते हैं तो बहुत हद तक इस बार तस्वीर बदली हुई है। जिस तरीके से जो प्रदर्शन पिछली दफ़ा बीजेपी का रहा, एक क्लीन स्वीप रहा, उसमें अब कहीं ना कहीं एक डेंट पड़ता हुआ कई जगहों पर दिखाई दे रहा है। कुछ सीटें ऐसी हैं जो सुरक्षित दिखाई दे रही हैं बीजेपी के लिए, कुछ सीटें कांग्रेस अपने लिए सुरक्षित मानकर चल रही है। लेकिन जो कांटे की टक्कर है वो मेरे अनुसार, अगर मैं अपना एनालिसिस करूं तो 7 ऐसी सीटें मुझे भी नजर आ रही हैं जिस पर कांटे की टक्कर है। मुकाबला बेहद दिलचस्प है। अब देखना होगा कि 4 जून के नतीजे क्या कहते हैं। लेकिन जिस वेव की बात की जा रही थी, जिस आंधी की बात की जा रही थी, वो आंधी अब कहीं किसी के पक्ष में फिलहाल नजर नहीं आ रही है। मुकाबला दिलचस्प है, रोमांचक है। अब देखना होगा बीजेपी जिन दावों की बात कर रही है, क्योंकि 10 की 10 सीटें जीतने की बात बीजेपी की तरफ से भी हो रही है, इंडिया अलायंस की तरफ से हो रही है, कांग्रेस पार्टी लगातार ये दावे कर रही है कि हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं और 10 की 10 सीटें जीतने वाले हैं। लेकिन ये अब 4 जून के नतीजे बताएंगे, क्योंकि मुकाबला दिलचस्प है। 50-50 जैसी सिचुएशन नजर आ रही है आयुष। बिल्कुल सोनल, जो बात आप कह रही हैं, मुझे लगता है कि ये जो कैंडिडेट्स हैं ना, उनके दिलों की धड़कनों को भी बहुत तेज कर रहा है, क्योंकि इंतजार सबको 4 तारीख का है। बहुत सारे दावे हम लोग देख रहे थे कि लगातार किए गए, तमाम पॉलिटिकल डिस्कशंस जो कि इस बीच भी हम लोगों ने भी किया, जब ग्राउंड पर भी गए तो बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने एसेस किया। लेकिन आज जब हम सबसे बड़ा एग्जिट पोल आप तक पहुंचाएंगे तो एक एक सीट का विश्लेषण और उसके पीछे के कारण भी आपको बताएंगे कि आखिर ये सीट किसी पर्टिकुलर पार्टी के खाते में क्यों जा रही है। और इस बार जैसा कि सोनल कह रही थी कि जो तस्वीर है वो 2019 से काफी बदली हुई है, क्योंकि 2019 में आपने देखा था भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। 10 की 10 सीटें हरियाणा के परिप्रेक्ष्य की अगर हम यहां पे बात करें तो जीती थी। लेकिन इस बार मुकाबला दिलचस्प हो रहा है। कुछ सीटें ऐसी हैं जो कि क्लियर कट दिख रही हैं कि कांग्रेस या इंडिया अलायंस के पक्ष में जा सकती हैं, या कुछ सीटें ऐसी हैं जो टफ फाइट में फंसी हुई है। तो अगर वो टफ फाइट है तो वहां पर जीत हार का मार्जिन क्या होगा, वहां उन सीटों को कौन निकालेगा, ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो आज इन सारी चीजों को थोड़ा और विस्तार से हम लोग समझेंगे। बस थोड़ा सा इंतजार करिए और आप इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ आप बने रहिए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ही ये जो सटीक एग्जिट पोल है ये हम आपको दिखाएंगे, एक एक सीट का विश्लेषण करेंगे। लेकिन 2 मेहमान हैं, उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। अनीता चौधरी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनीता जी स्वागत है आपका। और जैनेंद्र आर्या जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जैनेंद्र जी आपका भी स्वागत है। अनीता जी, अभी जो बात मेरी सहयोगी सोनल कह रही थी कि 2019 से तस्वीर थोड़ी सी बदली है, इस बार थोड़ा मुकाबला दिलचस्प है हरियाणा के अंदर और ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जो कि टफ फाइट में फंसी हुई हैं। कैसे आप इसको देखती हैं? देखिए, पिछली बार मैम माइक ले लीजिए अपना।
देखिए, पिछली बार के मुकाबले अगर हम देखें तो इस बार ज़रूर आपको लगेगा कि हरियाणा में जिस तरह से समीकरण बदले, जिस तरह से आपने देखा कि चौटाला फैमिली ने अपना नाता जो है बीजेपी से तोड़ दिया। उसके बाद जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे और निर्दलीय के सहयोग से बनाए गए थे, उन्होंने भी अपने रिश्ते ऐन मौके पे तोड़े। उसके बाद एक अहोपोह सी स्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन इस बार के वोट को मैं बता दूं कि ये न खट्टर के चेहरे पे हो रहा है, न चौटाला के चेहरे पे हो रहा है, न सैनी के चेहरे पे हो रहा है। ये जो मतदान हो रहा है, ये जो चुनाव हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे पे हो रहा है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का हम हुड्डा फैमिली की अगर बात करें तो उन्होंने विधानसभा चुनाव में एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिया था बिना हाई कमान के सपोर्ट के। उन्होंने अपने दम पे हरियाणा में एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में, एक बड़े चेहरे के रूप में उभरे थे। लेकिन सरकार नहीं बना पाए थे क्योंकि उस वक्त में चौटाला जो हैं उनके साथ चले गए थे और उसके बीजेपी का समर्थन दिए थे। लेकिन आप देखेंगे कि इस बार भी, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा में वो स्पार्क नहीं है जो जनता के बीच में अपनी एक पैठ बना सके। दीपेंद्र हुड्डा फैमिली से हैं, बस इसका फायदा उनको मिलता है। वो नहीं अनीता जी, ठीक है। देखिए, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप ये जो आकलन कर रही हैं, एक चीज़ मैं इसमें थोड़ा सा आपसे समझना चाह रहा हूं, चूंकि दीपेंद्र हुड्डा का स्पेसिफिक आप जिक्र कर रही हैं। रोहतक सीट बहुत कम मार्जिन से हम लोगों ने देखा था कि जीती थी, लगभग 7,500 का मार्जिन था। और इस बार चूंकि 10 साल का जब आप शासन चला लेते हैं तो एक फटीक फैक्टर होता है। मोदी के नाम पर आप कितना कन्विंस कर पाए हैं जनता को, और वो भी तब जब हरियाणा के अंदर ये कहा जा रहा है कि इस बार जनता का जो मूड है वो थोड़ा बदला हुआ है। तो आप जो असेसमेंट कर रही हैं उसका थोड़ा सा अगर आप अच्छा आधार कोई बता पाएं जो आप ये कहें कि नहीं, सीट दीपेंद्र हुड्डा नहीं निकाल पाएंगे। 7,500 का केवल मार्जिन था। देखिए, पिछली बार 7,500 का मार्जिन था और बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे उस वक्त में हरियाणा में वो वहाँ की जनता को टच कर रहा था। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि जब किसान आंदोलन भी हुआ तो हरियाणा के किसान उसमें अपने आप को नहीं इन्वॉल्व किए, उसमें समर्थन में नहीं आए। सिर्फ पंजाब के किसान थे और छुटपुट जो अगर हम कहेंगे कि पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है उसके किसान वहाँ पे शामिल हुए थे। मैं ये मानती हूँ कि इस बार जिस तरह से समीकरण टूट और जोड़ की वहाँ पे बनी, इसको लेकर के बीजेपी के लिए मुकाबला जो है वो थोड़ा टफ जरूर हुआ है। लेकिन बीजेपी ने वहाँ पे जिस तरह से इस विषम परिस्थिति में भी आप देखेंगे कि उनके जितने भी नायक हैं, उनके जितने भी उम्मीदवार हैं, वो जिस तरह से अपनी पुरजोर कोशिश, उन्होंने एक सीट को भी ऐसा नहीं सोचा कि हम तो यहाँ जीत ही जाएंगे। देखिए, विपक्ष में और एनडीए में और इंडी, एक लाइन में बोल देती हूँ, एनडीए और इंडी गठबंधन के जो एफर्ट्स हैं उसमें एक ही अंतर है। एनडीए किसी भी सीट को कमज़ोर मजबूत नहीं मानी और मजबूती के साथ वहाँ लड़ी। एनडीए इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन क्योंकि टूट गया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी परिस्थिति हो गई है, इसलिए वहाँ पे थोड़े बहुत वो आश्वस्त जरूर रहे और उस सीट को पर ध्यान देने के बजाय वो वहाँ पे गए जहाँ उनको लगा कि वो कमज़ोर हैं। तो ये दो फर्क है कि उनके लिए कमज़ोर सीट भी मजबूती से लड़ने के लिए, मजबूत सीट भी उतनी ही मजबूती से लड़ रहे थे और कमज़ोर सीट पे भी उतनी ही मजबूती से, इनफैक्ट ज़्यादा एफर्ट दे के लड़ रहे थे। तो ये एफर्ट जो है जनता के बीच में 1-to-1 कनेक्ट बनाता है। मैं ये मानती हूँ कि 10 सीट जीतना इस बार। रोहतक सीट पर आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, रोहतक सीट पे मैं यही बोलूँगी कि दीपेंद्र हुड्डा को पिछली बार जिस तरह से जीत कर आए थे, जिस तरह से काम करना चाहिए था और अपनी प्रेजेंस बना के रखनी चाहिए थी। अरविंद शर्मा जीते थे पिछली बार, माफ़ कीजिएगा, अरविंद शर्मा जी को जिस तरह से अपनी प्रेजेंस बना के रखनी चाहिए थी, शायद उतना नहीं बनाए। लेकिन फिर वही कहूँगी कि इस बार अरविंद शर्मा को वोट नहीं पड़ने वाला है। इस बार नहीं, ये डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। आपको लग रहा है कि अरविंद शर्मा से अगर नाराजगी है तो मोदी के नाम पर इस बार भी जनता वोट कर देगी, वो भी तब जब दीपेंद्र हुड्डा पिछली बार 2019 में 7,500 के मार्जिन से केवल आ रहे, और वो भी कांग्रेस से आरोप लगाती रही कि वहां पे बड़ी गड़बड़ी हुई। देखिए, ये बात मैं मानती हूँ कि मैं भी पूरे हरियाणा को तो मैं नहीं घूमी, लेकिन सिरसा और कुरुक्षेत्र ये कुछ भाग थे जहाँ पे मैं गई थी। बाकी उत्तर प्रदेश के जितने भाग थे, यहाँ तक कश्मीर में गई, पंजाब गई, तो लोगों को वहाँ के लोकल उम्मीदवार से बहुत नाराजगी थी। ये उम्मीदवार इतना खराब है कि मैं इसको कभी वोट देना नहीं चाहता हूँ। मैं ऐड ऑन कर रहा था। देखिए, बार बार केवल ये कहना कि मोदी के दम पर वोट हो जाएगा, मुझे लगता है थोड़ा सा इस बार कैंडिडेट का फैक्टर काम कर रहा है और जनता देख रही है, और 10 साल चूंकि हो गए केंद्र में, इसलिए मुझे लगता है कि इस चीज को थोड़ा एनालिसिस हमको करना चाहिए। सोनल, जैनेंद्र जी, बिल्कुल आयुष, जैनेंद्र जी से भी हम रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि रोहतक सीट की बात हो रही है। अभी अनीता जी कह रही हैं कि बहुत सोच समझकर बीजेपी अपने कैंडिडेट्स उतारती है, एक स्ट्रेटेजी के साथ काम करती है, लेकिन आपको लगता नहीं कि इस बार जो है मुकाबला कांटे का है और कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उसी स्ट्रेटेजी के साथ उतारे? देखिए, इस बार जो रोहतक सीट है, मेरे ख्याल से
सारे सीटों पे लगभग 7 से 8 सीटों में, जो आपने पहले भी कहा था, कांटेदार टक्कर है। 2019 का चुनाव था, एक मोदी लहर थी कि लोग मोदी के नाम पे वोटिंग कर रहे थे। 2014 भी में लहर थी, लेकिन जो 2024 का चुनाव है, इसमें मोदी लहर इफेक्ट बहुत डाउन हुआ है। अगर ग्राउंड लेवल पे आप जाके लोगों से पूछिएगा तो मोदी लहर बहुत कम है। अब लोग जानना चाहते हैं कि जो हमारे सांसद प्रत्याशी हैं वो हमारे ज़मीनी मुद्दों से कितने जुड़े हुए हैं, ज़मीनी परेशानियों से कितने जुड़े हुए हैं, वो मेरे लिए क्या कर सकते हैं। अब मोदी इफेक्ट वो काम नहीं कर रहा है। इस बार हरियाणा में क्या हुआ है, 2019 के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ है, 6 से 7% वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ है। और दूसरा फैक्टर ये काम कर रहा है जो बीजेपी के लिए सही नहीं है, गांव का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है और टाउन का वोटिंग परसेंटेज कम है। एक बात और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, एक जो वोटिंग परसेंटाइल हालांकि 5% के अराउंड कम रहा है, ये कोई बहुत ज्यादा कम नहीं कह सकते हम कि कोई बहुत बड़ा फेरबदल कर देगा। लेकिन जो एक रूरल अर्बन एरिया में हमने देखा कि रूरल एरियाज में वोटिंग परसेंटाइल ज्यादा रहा इन कंपैरिजन टू अर्बन एरिया, वो दैट विल मेक अ डिफरेंस। देखिए 5% मैं मानता हूँ कि 5%, जैसे 7,500 से अभी हारे हुए थे रोहतक में, तो मुझे ये चौटाला जी, तो मुझे लगता है कि इस बार गठबंधन में नहीं है बीजेपी की, बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। और 5% पोलिंग घटा, गांव का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, टाउन का डाउन हुआ, ये इफेक्ट करेगा बीजेपी को। मोदी लहर भी नहीं है, लेकिन कुछ भी हो, मुझे लगता है कि बीजेपी 7 से 8 सीट जितने में जीत हासिल करेगी। और कांग्रेस की जो बात कर रहे हैं, आपसे गठबंधन है कांग्रेस का, उन्होंने सुशील शर्मा जी को उतारा है, सुशील गुप्ता जी को। और लेकिन वहाँ भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो नाखुश हैं आपसे गठबंधन से। उनको ये डर लग रहा है कि केजरीवाल जेल में गए हुए हैं शराब घोटाले में, उससे हमारे वोटरों के प्रति, हमारे पार्टी के प्रति बहुत लाभ नहीं मिला। एक चीज मैं इसमें और थोड़ा सा जानना चाह रहा हूं आपसे, आप चूंकि ये कह रहे हैं कि देखिए इस बार जो लहर आप कह रहे थे कि जो 2019 में थी वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ये कह रहे हैं कि 7 से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही, तो इसके पीछे का एनालिसिस क्या है, क्या कारण आपको नजर आता है? क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप ये कह रहे हैं कि लहर नहीं है, उसके बावजूद भी फाइट नहीं हो पा रही उस तरह की, या वो जीत में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो कारण क्या है? उसका इफेक्ट ये भी है कि जो इंडी गठबंधन बना हुआ है, इंडी गठबंधन में सामंजस्य की स्थिति नहीं है। पहली चीज ये नहीं है कि हमारा जो प्रतिनिधित्व करेगा इंडी गठबंधन से प्रधानमंत्री के तौर पर, हमारा देश का जो प्रतिनिधित्व करेगा, वो कंफ्यूजन जनता को किया हुआ है। और इंडिया गठबंधन से ये चीज क्लियर है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और दूसरा इफेक्ट ये कर रहा है कि अगर इंडी गठबंधन अपने सारे जो गठबंधन के जो भी पार्टियां हैं उनके साथ आज मीटिंग हुआ, ममता बनर्जी नहीं पहुंची, उसमें 3 नेता नहीं पहुंचे, ममता बनर्जी नहीं पहुंचे, और वो कौन से साउथ के हैं पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं नाम, हाँ जो भी है आप, जो हाँ, वो भी जस्ट स्टालिन नहीं पहुंचे, एमके स्टालिन, हाँ वो भी नहीं पहुंचे। तो लग रहा है कि जो ये गठबंधन की स्थिति है अभी से डमाडोल लग रही है। अभी तो कांग्रेस ने मना भी किया था कि मैं जो एग्जिट पोल होगा उसमें हाजिर नहीं होगा, शायद अभी न्यूज भी आया है कि नहीं, वो वापस कर लिया उन्होंने, वापस कर लिया। तो ये डर का माहौल है। गठबंधन हरियाणा में कितना, क्योंकि एक ही सीट पर हम देख रहे हैं, लेकिन जनता तो देख रही है कि मेरा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है। मैं यही जानना चाह रही हूँ आपसे कि जो नेशनल इंडिया गठबंधन का एक छवि है, जो इमेज है, क्या वो हरियाणा में भी वो इफेक्ट करेगा, प्रभाव पड़ेगा। अगर आप जब 2019 का चुनाव देख रही हैं तो मोदी इफेक्ट काम किया था कि 10 में 200 सीटें गई थी बीजेपी को। नहीं तो जैनेन्द्र जी, आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग ये देखें कि जो कांग्रेस कहती है कि भाई अब देखिए परिवर्तन का मन प्रदेश की जनता ने बनाया है, ये विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में तो काम कर सकता है, लेकिन जब बात लोकसभा की आती है तो चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक फटीग फैक्टर होने के बावजूद, वो एक लहर ना होने के बावजूद भी जनता चूंकि एक चेहरा देख रही कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा ऑप्शन क्या है, इसलिए वोट दे रही है। ये इसलिए वोट दे रही है। अगर यही इंडी गठबंधन अपना एक फेस नेतृत्व करता उतारी होती, वो क्लियर की होती, तो शायद इंडी गठबंधन भारी रहती। सोनल, आप कुछ ऐड करेंगे? बिल्कुल। अनीता जी से मेरा सवाल है, क्योंकि अनीता जी मुद्दों की जिस तरीके से अगर हम बात करें, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा में एक डिफरेंशिएट हम करें तो अक्सर हम देखते हैं कि कमोबेश लोकसभा इलेक्शंस में जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो थोड़े हावी रहते हैं, और विधानसभा में कुछ जो लोगों के मूल मुद्दे हैं, जो योजनाएं हैं जो प्रदेश में चल रही हैं, उनका एक इम्पैक्ट कहीं ना कहीं नजर आता है। आप मुद्दों के लिहाज से हरियाणा को किस तरह से देख रही हैं? आप चूंकि किसान आंदोलन का आपने जिक्र किया, लेकिन एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि कम से कम 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर किसान आंदोलन ने नुकसान पहुंचाया है। नहीं, ये आप तब की बात कर रहे हैं जब पहला जब आंदोलन हुआ था और हरियाणा के किसान
पंजाब के किसान के साथ बैठे हुए थे। लेकिन इस बार दोबारा जब आंदोलन हुआ तो आपने देखा कि हरियाणा के किसानों ने उनका बहिष्कार किया। आपने अच्छी तरह से देखा। इसका मतलब पहली बार जो आंदोलन होता कहीं ना कहीं उससे वो कन्विंस नहीं हो पाए। उनको लगा कि वो आंदोलन जो है हमारे लिए इतना फ्रूटफुल नहीं था, हम आवेश में चले तो गए लेकिन उसका खामियाजा या उसका भुगतान हमें भी भुगतना पड़ा कि एक बहुत अच्छा बिल जो है वो हमारे हाथ से निकल गया और उसमें फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। हमारा जो रिलेशन था, जो बातचीत थी सरकार के साथ, वो नहीं बन पाई। फिर ये जो रूरल एरिया में वोटिंग परसेंटाइल बढ़ा है, यही मोदी को फायदा, यही मोदी को फायदा पहुंचाएगा। रूरल एरिया का अक्सर अर्बन वोट बैंक बीजेपी का माना जाता है। जो भी लेकिन अनीता जी जो बात नहीं अनीता जी आप ये कह रहे हैं कि रूरल एरिया में जो लाभार्थी वर्ग है वो ज्यादा है इसलिए वो वोट कर सकता है। ठीक है, वो एग्जिट पोल अभी हम दिखाएंगे, एक एक सीट का हम विश्लेषण कर लेंगे। लेकिन मैं इसमें एक चीज ये जोड़ रहा हूं, किसान का जो हम जब जिक्र करते हैं और स्पेसिफिकली हरियाणा के अंदर किसान जो बहुत वोकल है, आपको नहीं लगता कि रूरल एरिया में अगर ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है और अर्बन एरिया में कम हो रहा है, ये डैमेज कर सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा के कंटेक्स्ट में? मैं बस 4 लाइन में अपनी बात कहूंगी कि देखिए, अर्बन एरिया में मुद्दा रोजगार है, रूरल एरिया में मुद्दा है कि हमको मकान मिला, हमको पानी मिला, हमारे किसान योजना के तहत हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, हमारे महिलाओं को सुरक्षा मिली हुई है और हमारे जवानों को, क्योंकि अगर हरियाणा की बात करेंगे, हरियाणा की बात करेंगे तो किसान और जवान दोनों बराबर होते हैं। और ये अनीता जी, किसान को एक बड़ा मुद्दे के तौर पर यहाँ के विपक्ष ने उठाया और उसको बहुत पुरजोर तरीके से उठाया। आपको नहीं लगता कि वो परसेप्शन बनाने में कामयाब रहे? इस इलेक्शन में रोजगार के अलावा विपक्ष को मैंने नहीं देखा कि रोजगार के अलावा वो युवाओं के अलावा वो किसानों को कन्विंस कर पाए। मुद्दा उठाना और जनता के दिल तक पहुंचाना, आप मुद्दा, मैं आपसे बात कर रही हूँ लेकिन आपके दिल को नहीं छू पा रही हूँ, तो वो मेरा जो कन्वर्सेशन है आपके साथ वो विफल है, उसका कोई मायने नहीं है। आपको बता रही हूँ कि आपको आश्चर्य होगा, आप देखेंगे, मुझे याद करेंगे कि जब नतीजे आएंगे 4 तारीख को, तो चौंकाने वाले होंगे, वो चौंकाने वाले होंगे। यही गांव के लोग मोदी के समर्थन में होंगे क्योंकि उनको राम मंदिर याद आ रहा होगा। यही गांव के लोग मोदी के समर्थन में होंगे क्योंकि उनको 370 याद आ रहा होगा। यही गांव के लोग नहीं, राम मंदिर और 370 आपको लग रहा है इतना इफेक्टिवली? वैभव जो है अनीता जी, राम मंदिर और 370 आपको लग रहा है इतना इफेक्टिवली अभी ग्राउंड पर काम कर रहा है? एक मैं ये हरियाणा से हट के 2 लाइन बोलती हूँ। कश्मीर में 370 का इफेक्ट मैं बता रही हूँ। मैं कश्मीर में गई, मैं अनंतनाग सीट पे गई, घाटी की बात कर रही हूँ मैं। जी। अनंतनाग सीट पे गई, श्रीनगर पे गई और बारामूला में गई। आपको पता है वहाँ पे किस तरह से बात करते, आप जब जाएंगे और वो लाल चौक के घंटा घर पे तिरंगा लहराते हुए देखेंगे और 12 बजे रात तक 12 बजे रात तक वहाँ पे असर हरियाणा में कितना होगा वो 4 जून के नतीजे बताएंगे। वहाँ पे पर्यटक और अनीता जी को बुलाएंगे और अनीता जी को बुलाएंगे, हमसे चर्चा भी करेंगे। जैनेंद्र जी, जब मुद्दों की बात होती है तो देखिए नेशनल मुद्दे हर बार बीजेपी की तरफ से हावी तो रहते ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी रैलियों में जिक्र करते हैं राम मंदिर का, धारा 370 का, लेकिन साथ ही साथ जब राहुल गांधी रैलियां करते हैं हरियाणा में तो वो मुद्दा उठाते हैं अग्निवीर योजना का, वो बात करते हैं महंगाई की, बात करते हैं भ्रष्टाचार की, बात करते हैं बेरोजगारी की। तो क्या वो कनेक्ट जो जनता चाहती है कि इस वक्त हमारे मुद्दों पर बात होनी चाहिए, उसका एक डिफ्रेंशिएशन आप देख नहीं पा रहे हैं कि क्या ये राष्ट्र बनाम जो स्थानीय मुद्दे हैं इनमें, इन मुद्दों के लिहाज से हरियाणा को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, मुद्दे की अगर बात कर रही हैं तो मुझे लगता है कि देश के लिए और जनता के लिए सिर्फ धर्म से ही मुद्दे खत्म नहीं होते हैं। धर्म और विकास दोनों एक दूसरे के पूरक है राजनीतिक समीकरण में। आप जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने जब रैलियां शुरू की थी चुनाव के दरमियान और 2019 के रैलियों में उन्होंने मुद्दा उठाया था, महंगाई का मुद्दा उठाया था, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, रोजगार का मुद्दा उठाया था, किसानों का मुद्दा उठाया था, महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया था और वही 2019 तक भी उठाया। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी द्वारा ये मुद्दा गायब दिखे। सबसे ज्यादा अगर रैलियों में मंचों से कहा गया तो हमने राम मंदिर बनवाया, हमने 370 धारा हटवाई। हरियाणा की जनता के माइंडसेट के लिहाज से, क्योंकि आई बिलोंग्स टू हरियाणा, हरियाणा के आदमी, हरियाणा के जनमानस के भीतर मुझे लगता है जो स्थानीय मुद्दे हैं उनका एक ज्यादा इम्पैक्ट नजर आता है बजाय के राष्ट्रीय मुद्दों के। जो राम मंदिर की बात है, धारा 370 की बात है, ठीक है, बहुत अच्छे फैसले हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन फिर भी जनता जो है वो कहीं ना कहीं उन मुद्दों पर, उन मूल मुद्दों पर बात करना चाहती है, जो चाहे आप किसानों की बात कर लें या आप खिलाड़ियों की बात कर लें। जब जंतर मंतर पर खिलाड़ी प्रदर्शन करते हैं तो आदमी विचलित होता है हरियाणा का, किसानों की बात होती है तो वो अपने से कनेक्ट करके देखता है। तो आपको लगता नहीं कि इन मुद्दों का प्रभाव कहीं ना कहीं दिखेगा? बिल्कुल, इन मुद्दों का प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा क्योंकि जनता भी 5 साल देखी आपको, फिर 10 साल देखी, अगले चुनाव में फिर
एक कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा हो रही है कि आपने कहा था मैं रोजगार, बेरोजगारी और महंगाई और जो हमारे खिलाड़ी थे उनको आप लोगों ने सम्मान नहीं दिया, जो महिलाओं का सम्मान था वहां भी हुआ, तो ये एक फैक्ट पड़ा इस चुनाव में। देखिए सर, एक चीज मैं ये चीज इसमें थोड़ा सा और जोड़ रहा हूं आपके साथ, क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं कि ये सारे मुद्दे लोगों के जहन में हैं, ये हरियाणा की जनता के भी जहन में हैं। पहला चुनाव हम लोगों ने 14 का देखा, मोदी की लहर थी, जीत गए। 19 में ये देखा कि 14 में चलिए कुछ रह गया था, 19 में पूरा कर देंगे, जनता ने वोट कर दिया। अब 24 में आपको क्यों लग रहा है, क्योंकि आप अभी भी ये कह रहे हैं कि ज्यादा जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएंगी, इसका कोई बेसिक 2 कारण अगर आप या 3 कारण बता सकें एनालिसिस करके कि ज्यादा सीटें क्यों मिल रही हैं? दूसरा कि जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये केवल ऑप्शन ना होने की वजह से, ऑप्शन होने की वजह से, और जो 10 से 10 सीटें आई थी, और ये जो हमारे 5-7 सीटें, जो 7 सीटें जो अगर बीजेपी जीतती भी है तो मार्जिन बहुत कम होगा, अंतर कम होगा इन मुद्दों की वजह से। अच्छा, तो ये डिफरेंसेस है 2019 और 2024 के चुनाव को लेकर। अच्छा अनीता जी, एक प्रश्न मेरा आपसे भी है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो ग्राउंड पे काम कर रही हैं। मैं हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में जानना चाहता हूँ, 10 सीटें जिता करके हरियाणा की प्रदेश की जनता ने दी, 10 के 10 जो सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के थे। इस पूरे चुनाव कैंपेन में बहुत सारी जगहों पर जब हम लोगों ने लोगों से बातचीत की तो उनका ये कहना था कि जो 10 सीटें हमने जिता कर दी, उन सांसद ने या केंद्र ने हमारे प्रदेश के लिए या हमारी बेहतरी के लिए क्या किया। वो मुद्दा आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कहीं हिट कर रहा है लोगों को कि भाई 10 तो हमने प्रतिनिधि चुन के दे दिए, लेकिन हमें क्या मिला उसके बदले? जी बिल्कुल, इस बात को मैं अग्री करती हूँ कि जब जनता अपना वोट देने जाती है तो ये सोचती है कि हमको इससे क्या फ़ायदा हुआ, मेरा क्या फ़ायदा हुआ, हमको क्या मिला इससे। लेकिन जब वही जनता जाती है कि क्या, जब गणना करती है, जब वोट का बटन दबाने जाती है, तब उसको याद आता है कि हमको क्या मिला। हमको मिला किसान निधि योजना, हमको मिला प्रधानमंत्री आवास, हमको मिला हर घर नल और जल योजना। तो ये सारी योजनाओं को क्या आप स्थानीय मुद्दा नहीं मानते हैं? क्या इसका फायदा जिसको मिला होगा वो मोदी के लिए, जो अब तक वंचित था, उसके लिए ये मुद्दा क्या महत्वपूर्ण नहीं होगा? और उसके साथ साथ अगर उसको गौरवान्वित अपना देश लग रहा है तो क्या उसमें ऐड ऑन नहीं होगा? मैं बता रही हूँ कि जो गांव के लोग हैं वो दिल से वोट करने जा रहे हैं, और दिल से वोट करने जा रहे हैं, इसका मतलब भावनाएं जो है बह रही हैं। क्योंकि जवान हरियाणा में हम देखेंगे तो आर्मी ओरिएंटेड वो स्टेट है, जैसे कि उत्तराखंड है, वैसे ही किसान भी वहाँ पे है, वहाँ किसानी भी बहुत ज़्यादा, जो लैंड ओरिएंटेड लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जवान और किसान जो है वो अपना फ़ायदा कहाँ देख रहा है? आज जवान जो है प्राइड करता है कि मुझे जो स्वतंत्रता इस सरकार में मिली है, मैम थोड़ा सा माइक पर, हाँ। वो किसी और में नहीं मिली है। ठीक है अनीता जी, समय की थोड़ी कमी है क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो ही गया है आयुष, और 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। किन सीटों पर किसका दबदबा होगा, कौन से मुद्दे हावी रहेंगे, जनता किसको अपना प्रतिनिधित्व देती है, ये अब देखने वाली बात रहेगी। उससे पहले ये एनालिसिस का दौर हमारा चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जैनेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आयुष मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए थे। आयुष, चर्चा ये चलती रहेगी इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर, लगातार हम मंथन करते रहेंगे कि कहाँ किस सीट पर कौन डोमिनेट कर रहा है, और आप भी अपनी राय हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचाइए ताकि आपकी बात भी हम कर सकें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर।